करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेव तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमस्कार शिव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो आदि कैलाश महाधाम की यात्रा पर आधारित है, जिसमें आप आदि कैलाश महाधाम की संपूर्ण यात्रा का दर्शन कर पाएंगे और भोलेनाथ शिव शंकर के साक्षात दर्शनों का आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, आखिरकार वह सुबह आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसे धाम जहाँ जाने के लिए हर किसी इंसान के मन में चाह रहती है, और हम भी हल्द्वानी से 35 किलोमीटर दूर स्थित भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर के प्रसिद्ध धाम आदि कैलाश महाधाम के लिए निकल पड़े। इस धाम तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग, भक्तजन रोडवेज के माध्यम से या फिर रेल के माध्यम से उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत जो हल्द्वानी शहर है वहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ से आगे की यात्रा टैक्सी बुक करके या फिर अपने खुद के निजी वाहनों से पूरी करते हैं। महादेव भोलेनाथ का जो यह आदि कैलाश महाधाम है, उत्तराखंड राज्य में जो नैनीताल जनपद है उसके भीमताल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हल्द्वानी मुख्य शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर यह महाधाम स्थित है। भोलेनाथ के दर्शनार्थ देश के लोग ही नहीं अपितु विदेशों के लोग भी इस धाम तक आते हैं। दिन था 10 मार्च 2021, यानी कि शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले, और हम चल पड़े हैं आदि कैलाश महाधाम की यात्रा पर। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक पल के लिए भी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है हम वैसे वैसे आपको शांति की ओर, एक भक्तिमय वातावरण की ओर ले जाएंगे, और यात्रा मार्ग में जो भी प्राकृतिक सुरम्यता हमें दिखाई देगी उससे आपको भी रूबरू कराएंगे। यह हमारा आपसे वादा रहा। हम पहुंच चुके थे काठगोदाम, जो हल्द्वानी शहर से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे पड़ता है, और क्योंकि यहाँ से अब कोई भी पेट्रोल पंप हमें नहीं मिलेगा और काफ़ी पहाड़ी मार्ग है, तो इसलिए यहीं से हमने उचित समझा कि गाड़ी में पेट्रोल भर लिया जाए। तो पेट्रोल हमने यहाँ से, ताकि आगे की यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रहे। यह है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। जो भक्तजन सुदूरवर्ती राज्यों से इस धाम तक आते हैं वह काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक रेलवे के माध्यम से आते हैं, और इस स्टेशन पर उतरकर अपनी आगे की यात्रा अन्य वाहनों से तय करते हैं। और अब हम यहाँ से निकल पड़े थे आगे की यात्रा पर, क्योंकि तनिक भी इंतज़ार हमसे अब नहीं किया जा रहा था और आगे बढ़ने के लिए हम हर पल उत्सुक थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों और हमारे बीच का फासला तो कम हो रहा था, लेकिन मन में उत्साह और उमंग बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। सड़क के संग संग बहती गौला नदी, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर मानो भक्तों के स्वागत हेतु तैयार है। हर पल यहाँ आने वाले यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते ये पर्वत मन करता है कि यहीं ठहर जाएं और इस प्रकृति की सुंदरता को नज़दीक से महसूस करें। कैलाश मंदिर का यात्रा मार्ग अत्यंत ही साधारण है। यहाँ पर हमें 2 सड़कें मिली। एक तो वह जो हमें सरोवर नगरी की ओर ले जाती है, यानी कि नैनीताल की ओर, लेकिन हम उस सड़क पर नहीं गए। हम जो सड़क भीमताल की ओर बढ़ती है उस पर आगे बढ़ गए। यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य चला था, जिस कारण यहाँ पर वाहनों की आवाजाही में थोड़ी सी समस्या आ रही थी।
यहाँ पर फिर से 2 सड़कें आती हैं, एक भीमताल की ओर चले जाती है और एक इस द्वार के अंदर प्रवेश करती है। और इसी द्वार के अंदर हमने कैलाश मंदिर जाने के लिए प्रवेश करना है, जो मार्ग हमें सीधे आदि कैलाश महाधाम की ओर ले जाएगा। यहाँ पर हम गौला नदी के काफ़ी करीब थे। उसकी सुंदरता, उसकी चंचलता और बह रहे पानी की जो आवाज़ थी उसे काफ़ी नज़दीक से हम यहाँ पर सुन पा रहे थे। और आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, करीब से देखिए। नदी की सुंदरता और उसकी मधुर आवाज़ लहरों की चंचलता अपनी ओर आकर्षित करे और बिना उसे स्पर्श करे, उसे नज़दीक से महसूस किए बिना हम आगे बढ़ जाएं, यह कैसे हो सकता था। हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए और अपनी बाइक को सड़क किनारे खड़ी करके हम नदी को स्पर्श करने, उसकी चंचलता को नज़दीक से देखने, उसकी लहरों के साथ खेलने के लिए गौला नदी में उतर गए। शीतल मधुर जल अपनी सुंदरता से हमें आकर्षित कर रहा था। नटखट लहरों ने अपने पास हमें बुला ही लिया और उसके साथ हम खेलने को मजबूर हो गए। काफ़ी समय हमने यहाँ पर बिताया और इस प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास हमने किया। दोस्तों, कई बार होता है कि हम लंबी लंबी यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो यात्रा हमारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो प्रकृति के साथ आपका जो संबंध बनना चाहिए, जो उसके साथ लगाव, जो आत्मीयता का भाव पैदा होना चाहिए, वो नहीं बन पाता है, क्योंकि हम जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं उनमें कहीं न कहीं उनमें मस्त और लिप्त रह जाते हैं, तो इस चीज़ को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जब भी कहीं यात्रा पर जा रहे हों, वहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे हम यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, मार्ग संकरा होता जा रहा था और अब वाहनों की आवाजाही कम मिल रही थी। इक्का दुक्का वाहन ही आ जा रहे थे। दोस्तों, हमने आदि कैलाश महाधाम जाने के लिए शिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले का दिन हमने चुना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ वाहन आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, और कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और जहाँ तक सड़क है वहाँ तक भी आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाते हैं, तो काफ़ी पैदल चलना होता है। इसलिए हम पहले ही दिन चले गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण यात्रा दिखाऊंगा, यानी कि आज होने वाला है उधर मेले का आधिकारिक शुभारंभ, जिसकी भव्य तैयारियां वहां की गई हैं। तो बने रहिए, देखते हैं कैसा भव्य उद्घाटन आज होने वाला है शिवरात्रि मेले का। यहाँ पर हमें फिर से 2 सड़कें दिखाई दी और यहाँ पर हम लेफ्ट की ओर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो नीचे की ओर सड़क जा रही है वह जमरानी बांध परियोजना जहाँ प्रस्तावित है उस स्थान की ओर जाती है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, जंगलों का स्वरूप घना होता जा रहा था। सड़कें थोड़ा जीर्ण छीर्ण हालत में हमें मिल रही थी और बीच बीच में श्रद्धालुगण भी हमें दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि का जो इस बार मेला था 11 मार्च को था, लेकिन जो श्रद्धालुगण आने जाने का जो उनका सिलसिला है 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है।
दोस्तों, अगर आप यहाँ दुपहिया वाहन से आते हैं तो थोड़ा अपने वाहन की गति यहाँ पर धीमी ही रखिएगा और थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास आप यहाँ कीजिएगा, क्योंकि जो ये कंक्रीट रोड़ानुमा आप देख पा रहे होंगे, इस पर फिसलने का काफ़ी डर बना रहता है और सड़क सिंगल है तो मोड़ों पर काफ़ी संभल कर यहाँ चलना होता है। कोई भी वाहन कभी भी आ जा सकता है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर विश्राम किया और वादियों को और जो यहाँ पर पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा जो खेत दिखाई दे रहे थे उनको हमने अपने कैमरे में कैद किया। अपने कैमरे को उनकी तरफ मोड़े बगैर हम नहीं रह सके और बादल भी यहाँ पर काफ़ी मुद्राएं बना रहे थे आसमान में, उसे भी हमने कैद कर लिया। जिस नदी पर हम उतरे थे वही नदी यहाँ से यह दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम चढ़ाई पर है, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो नदी के बीच और हमारे बीच का फासला बढ़ता जाएगा और जो भोलेनाथ का धाम है आदि कैलाश महाधाम, उसके बीच और हमारे बीच का फासला घटता जाएगा। जब मन में हो गजब का उत्साह और भोलेनाथ से मिलने की उमंग तो हम ज़्यादा देर कैसे ठहर सकते थे। हम बिना किसी विलंब के निकल पड़े आगे की यात्रा। जगह जगह छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही थी जिनमें जलपान की व्यवस्था और आवश्यक चीज़ें उपलब्ध थी। सड़क पर काफ़ी रोड़ा और धूल थी, इसलिए हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे। वाहन की गति लगभग 30 से 35 ही यहाँ उचित है। यहाँ पर फिर से 2 सड़कें आएंगी और हमने सीधे आगे की ओर बढ़ना है। हमारे आगे तेजी से दौड़ते वाहन मानो भोलेनाथ की दर पहुँचने की होड़ में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सर्पिले कार मोड़, घुमावदार मोड़ काफ़ी आनंदित कर रहे थे। दोस्तों, अब हम भोलेनाथ के दर से काफ़ी करीब थे, क्योंकि यहाँ से अब मंदिर की दूरी रह जाती है 8 से 10 किलोमीटर लगभग। क्या खूबसूरत नज़ारा था, देखिए। सड़क किनारे बैठे बंदर इस प्रतीक्षा में मानो भक्तजनों से पूछना चाह रहे हैं कि भोलेनाथ से मिलने का अनुभव कैसा होता है। एकदम खड़ी सड़क, छोटी पुलिया यहाँ पर थी। यहाँ पर फिर से 2 सड़कें आई और हमने फिर से लेफ्ट यहाँ पर ले लिया। अधिकतर जहाँ पर 2 सड़कें आपको मिलती है, अमृतपुर जो गेट है उससे अंदर जब आ जाते हैं तो उसके बाद जहाँ पर भी आपको 2 सड़कें मिलती हैं तो आप लेफ़्ट ही चूज़ कीजिएगा। यहाँ से भोलेनाथ जिस चोटी पर विराजमान है वह चोटी दिखाई देने लगी थी। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं के झुंड हमें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दिन है 10 मार्च का। ये देखिए, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण पैदल ही यात्रा करते हैं, क्योंकि काफ़ी निष्ठा और आत्मीयता के भाव से भक्तजन यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि भोलेनाथ के दर तक पहुँचने के लिए आप जितना कष्ट सहन करेंगे उतनी ही मनोकामना आपकी भोलेनाथ पूर्ण करेंगे।
दोस्तों, हमारा एक दिन पहले ही यात्रा पर निकलने का कारण यह भी था कि हम आसानी से यहाँ की वीडियो बना सकें और आप तक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को काफ़ी आसानी से पहुँचा सकें और यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनसे आपको रूबरू करा सकें। क्योंकि अगर हम मेले के दिन आते, काफ़ी भीड़ रहती, लंबा जाम रहता है, तो संभव नहीं हो पाता है वीडियो बनाना चलती गाड़ी से। तो अभी जहाँ पर अगर हम यहाँ 11 मार्च यानी कि मेले के दिन आते तो शायद हमें अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करनी पड़ती और यहाँ से पैदल जाना पड़ता, क्योंकि कई किलोमीटर पीछे ही गाड़ियाँ रुक जाती है, क्योंकि इतना लंबा जाम लग जाता है। दोस्तों, इस बार का शिवरात्रि मेला कुछ खास था, क्योंकि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मेले को यादगार बनाने का पूरा प्रयास किया गया था। क्योंकि मेले से ठीक एक दिन पहले ही मेले का भव्य शुभारंभ किया जाना था, जिसको लेकर वहां पर काफ़ी इंतजाम किए गए थे और काफ़ी यादगार उस शुभारंभ को बनाया गया था। तो स्थानीय महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पारंपरिक परिधानों में आकर और परंपरागत नृत्य और छोलिया नृत्य के प्रदर्शन ने इस शुभारंभ को और भी यादगार बना दिया था, जिसकी झलकियां मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। मुख्य द्वार जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है, उसकी सजावट से मेले की भव्यता झलक रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से मेले को काफ़ी यादगार और आकर्षक बनाने के पुरजोर प्रयास किए गए थे और सुंदर कलश यात्रा और छोलिया नृत्य के प्रदर्शन ने इसे और भी यादगार बना दिया था। तो इस बार का मेला काफ़ी ही आकर्षक और यादगार रहा। पहली बार डायरेक्ट पाइपलाइन के द्वारा महादेव के धाम तक पेयजल की व्यवस्था की गई थी। रात्रि में श्रद्धालुओं को चलने में, आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह लाइट की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, शुभारंभ की झलकियों ने आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इस बार का मेला कितना भव्य था, क्योंकि जो अब आप चित्र देख पा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह मेले के दूसरे दिन की तस्वीरें हैं। क्योंकि मेले के दिन काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से मैं ऊपर मंदिर तक नहीं आ सका, तो मैंने दूसरा दिन चुना यहाँ आने के लिए, ताकि मैं आपको काफ़ी बारीकी से यहाँ की प्रकृति की सुंदरता दिखा सकूं। हालांकि मेले के दिन कितनी भीड़ थी वो झलकियाँ मैं आप तक ज़रूर साझा करूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा। तब तक आप इन प्राकृतिक वादियों और इस रम्यता का लुत्फ़ उठाइए। यात्रा के इस पड़ाव में मेरी मुलाकात हुई एक स्थानीय जनप्रतिनिधि से। पेश है उनसे वार्तालाप के
कुछ अंश। चलिए हम मिलाते हैं अपने गांव के युवा कर्मठ क्षेत्र पंचायत सदस्य जी से, यशपाल आर्या जी। इनसे जानेंगे मेले की कुछ तैयारियों के बारे में और कैसा इस बार का मेला रहा और क्या कुछ तैयारियां इनकी तरफ से थी इस मेले को सुगम बनाने के लिए। तो सबसे पहले यशपाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और दो शब्दों में, दो पंक्तियों में आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस महाधाम को लेकर क्या मान्यता है। देखिए, यहाँ से बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं कि पहले शिव जी जो थे हमारे, एक रात के लिए यहाँ विश्राम किया था। तो अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ शिव जी ने यहीं से महाभारत का युद्ध देखा था। राम रावण का युद्ध भी बताया जाता है। रावण का युद्ध देखा। जी बिल्कुल। तो इस तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है बहुत इस धाम की हमारी मान्यता है और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ अपनी आस्थाएं लेके आते हैं और उनकी आस्थाएं भी पूरी होती हैं। ज़रूर यहाँ से जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनकी पूरी होती हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो सुना है कि देश के हर एक कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और जैसा हम देख पा रहे हैं भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से काफ़ी दुर्गम धाम है। तो इसको सुगम बनाने के लिए आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हर तरह की सुविधाएं उनको मुहैया हो जाए, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए। इसलिए प्रयास तो हर जगह से होते हैं। जी। धाम की मान्यताएं हैं, कुछ समितियां करती हैं, ब्लॉक के मार्फत हैं हमारे यहाँ। जैसे इस बार सबसे मेन चीज़ है हमारे कैलाश पर्वत धाम में इतने ऊंचे स्थान में पानी को पहुँचाया गया। बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और हमारे गाँव के लोगों के लिए भी। और जो ब्लॉक के मार्फत रास्ते निर्माण हो रहे हैं पर्यटन के हिसाब से, हमारे छोटे छोटे व्यू पॉइंट टाइप के निर्माण हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ को खूब डेवलप किया जा रहा है। जी बिल्कुल। लग रहा है कामों से कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा धाम बनने वाला है और लोग काफ़ी पसंद करेंगे और जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानेंगे कि पिछले बार के मेले की तुलना से इस बार ज़्यादा भीड़ थी या फिर कम थी, कैसा था। ऐसा है, जैसी मान्यता सभी धामों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है तो पब्लिक तो हर बार इसमें भीड़ ही बन के आती है, बहुत रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। प्रशासन की जहाँ तक है हर बार होती है कोशिश यहाँ पर और भी बढ़िया तरीके से व्यवस्थाएं ठीक रहती है। इस बार कुछ ऐसा है, ज़्यादा किया गया था कुछ पिछले बार के हिसाब से। जी। पिछली बार भी किया था लेकिन उस टाइम पर कुछ तूफान वगैरह आया था। इस बार कुछ तूफानों के लिए और रहने के लिए लोगों को जो अव्यवस्था होती हैं वो नहीं होंगी करके कुछ ज़्यादा प्रयास किया गया। जी बिल्कुल। वो चीज़ हम भी देख पा रहे थे कि इस बार काफ़ी प्रशासन की तरफ से काफ़ी सहयोग रहा जो हर बार रहता है। और इस बार मौसम खराब होने की स्थिति में इस टाइप के छत बनाए थे, टाल बनाए थे रहने के लिए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी मौसम खराब हुआ था और काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ी थी। इसी वजह से इस बार कुछ ज़्यादा किया गया था, लोगों की सुरक्षा मिले। और ऐसी स्थिति में मौसम तूफान खराब होने में ऐसी जो भी होगा। यशपाल जी, जैसे कि आप युवा नेता हैं, हमारे भावी नेता के रूप में उभर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास क्षेत्र के लिए आपका रहता है। जैसा कि मुझे पता है इस धाम को लेकर कि बाहर के लोग तो यहाँ से अर्निंग कर ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी व्यापारी लोग हैं जो बिजनेसमैन यहाँ आके अपनी शॉप खोल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। क्या क्षेत्रीय लोगों की भी यहाँ दुकानें हैं, क्या वो लोग भी यहाँ से कमा पा रहे हैं अच्छा खासा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कैलाशी धाम है जो साल भर में एक बार हमारे क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार मिलता है, कुछ अपना गुजर बसर कर लेते हैं। जी। क्षेत्रीय लोग भी बिल्कुल अपनी दुकानें रखते हैं। इस बार जी देखिए, आजकल ना पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, तो उस चीज़ को अगर इससे जोड़ के देखें कि क्या भविष्य में ये धाम पलायन की समस्या को रोकने में कारगर हो सकता है। हम जैसे युवाओं को यहाँ ऑप्शन है क्या रोजगार हमारे उत्तराखंड में तो हर जगह है, लेकिन यहाँ भी पलायन की स्थिति है। अगर इसी को हम और डेवलप करें तो पलायन कुछ हद तक यहाँ से रुक सकता है। ऐसा नहीं है हर जगह हर बार इसको देखें तो लोग आते रहते हैं, ऐसा नहीं। कुछ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। जी बिल्कुल। यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दो किलोमीटर की लगभग खड़ी चढ़ाई हमने तय कर ली थी।
सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थी, लेकिन भोलेनाथ से मिलने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। इन कठिन रास्तों का आभास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मन में इच्छा थी सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से मिलने की। यात्रा मार्ग में कई विकास कार्य साफ देखे जा सकते थे। कई विश्राम गृह निर्माणाधीन थे, तो कई जगह पेयजल का कार्य प्रगति पर था। यात्रियों को यात्रा मार्ग में कोई परेशानी न हो, इस हेतु जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई थी। इस बार पहली बार था कि जब डायरेक्ट पेयजल लाइन को भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचाया गया था। रास्ते में कई घोड़े और खच्चर हमें माल ढोते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आज मेले का दूसरा दिन था और दुकानदार अपना बचा हुआ सामान नीचे मुख्य सड़क तक ला रहे थे। यह दिव्य और पवित्र मंदिर है सिद्धदेव का। यह वही स्थान है जहां पर मेले के दिन मीना बाजार का आयोजन होता है। खराब मौसम की मार दुकानदार को न झेलनी पड़े, इस हेतु इस बार पक्की दुकानों का निर्माण किया गया था। जहां पर जमाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से भगवान शिव नई राह दिखाते हैं। एकदम सत्य उक्ति यहाँ पर लिखी गई है। पैदल रास्ते पूर्व की अपेक्षा काफी सुगम बनाए गए थे, ताकि पैदल आते जाते यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब हम शक्तिपीठ से कुछ ही दूरी पर थे। घने जंगल, उनकी छांव और आसमान में खेलते बादल हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे, और मन में उत्सुकता इस बात की कि अब हम भोलेनाथ के बिल्कुल करीब हैं और उनके सानिध्य में पहुंचने वाले हैं। तो उसकी एक अलग सी शांति, अलग सा एक भक्तिमय माहौल यहाँ से हमें सराबोर कर रहा था। यह अलौकिक मंदिर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना अभिव्यक्त करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। महाशक्तिपीठ के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब भोलेनाथ का दिव्य और महाधाम स्थित है, जो देख पा रहे होंगे। शिखर ऊपर चोटी पर विराजमान है महादेव नीलकंठ भोलेनाथ। बस मन में बस एक ही बात चलती हुई कि बस चुप रहूं, खामोश रहूं, इस सुंदरता को, इस दिव्यता को, इस आत्मीयता को सिर्फ और सिर्फ अनुभव करूं। अलौकिक अद्वितीय धाम से अब हम 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं थे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि पार्वती कुंड की जो भव्यता है, जो मनोरमा है, वह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जय भोलेनाथ। यह वह पल था जब हमारी सारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी थी। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, वह पल आ चुका था, क्योंकि अब हम महादेव नीलकंठ भोलेनाथ शिव शंकर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके थे और उनके समक्ष बिल्कुल खड़े थे। ऐसा एहसास हो रहा था
मानो संसार का सारा सुख, शांति, यश, वैभव है तो सिर्फ बस इसी स्थान पर। ये वही सुरम्य वादियां हैं जिनके बीच महादेव भोलेनाथ, नीलकंठ, शिव शंकर महादेव निवास करते हैं। जहां हर कोई आना चाहता है, यहां आकर अपने जीवन को धन्य और सार्थक बनाना चाहता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के मेले के दूसरे दिन यानी कि 12 मार्च को भंडारे का आयोजन होता है, तो इसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है और पूजा पाठ, महादेव को भोग लगाया जा रहा है। और इसके तुरंत बाद यहाँ पर जितने भक्तजन उपस्थित हैं सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा और सभी लोग प्रसाद प्राप्त करके, ग्रहण करके अपने घरों की ओर लौटेंगे और भोलेनाथ के आशीर्वाद से कृतार्थ होंगे। इसके तुरंत बाद मैं आपको महाशिवरात्रि मेले की एक झलकी दिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण महादेव के जलाभिषेक के लिए आते हैं। बने रहिएगा। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ावे की सामग्री से भोलेनाथ आच्छादित रहते हैं, तो उनके सही से दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं कुछ आपको पहले के चित्र भी साझा करूंगा, जिससे कि आपको भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हो पाएंगे। इन झलकियों के तुरंत बाद आप देख पाएंगे महाशिवरात्रि मेले की श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी थी उसकी झलकियां। रात्रि में इस धाम की दिव्यता, अलौकिकता, भव्यता दर्शनीय होती है। विद्युत रोशनी के द्वारा इसे सजाया रहता है, जो रात भर जगमगाते रहता है, जो देखने योग्य है। चलिए आइए आप भी देखिए रात्रि में जगमगाते इस धाम की यह झलकी। अब देखिए किस तरह शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब महादेव के जलाभिषेक के लिए उमड़ता है, उसका एक नज़ारा। पूरी पहाड़ी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहता है। कहीं पर भी आप खाली जगह नहीं पाएंगे। आप देखेंगे लोगों के झुंड किस तरह पूरी पहाड़ी पर आच्छादित हैं। अब आप देख रहे हैं भोलेनाथ महादेव की कुछ झलकियां। मुख्य मंदिर की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इन तस्वीरों के तुरंत बाद आप देखेंगे कि जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामित तेजसे, नमो भवाय देवाय रसायाम्बुमयात्मने। आदि कैलाश महाधाम की इस यात्रा को आप तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था।
यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो आगे भी आप तक इसी तरह पहुंचती रहे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।